What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोलेगी है। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो दूसरे की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। अगर मैं आप लोगों से एक उदाहरण ऐसा पूछूं कि आप लोग अगर पूरी हिस्ट्री उठाकर देखो तो एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन का आप लोग नाम दे सको कि जो हारने के बाद भी उसकी जो एक तरीके से चर्चा थी वो ऐसी थी कि जीतने वालों का रंग जो है वो फीका पड़ गया था। तो ऐसी एक पर्सनैलिटी का क्या आप लोग नाम बता सकते हैं? सोचिए सोचिए, थोड़ी सी देर के लिए सोचिए तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई नाम जरूर आएगा। तो मैं आप लोगों को एक नाम बताता हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु जब युद्ध में लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो ये चक्रव्यूह है ये मैं ये इस चक्रव्यूह में मैं घुस तो सकता हूं पर निकलने का रास्ता मुझे मालूम नहीं है। तो वो बंदा जब उसकी जो जान गई, आज की डेट में भी जब उसके चर्चे किए जाते हैं तो जो जीते थे उस टाइम पर छल कपट जैसे भी तैसे जैसे तरके जीते थे, पर लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे उसकी हार के होते हैं आज के डेट में भी कि हार भी जाओ पर ऐसे लड़ो जैसे अभिमन्यु लड़के गया। तो ऐसा होता है जिंदगी जीने का तरीका, पर लेकिन ये तभी आ पाएगा जब आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये इतना तो पढ़ लिया है, इसमें से तो नहीं छोड़ेंगे, अगर इसके बाहर आ गए तो बाद में देखा जाएगा, पर ये इतना पक्का कर लिया है कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है। उसने बोला था ना कि अंदर घुसने का रास्ता तो मुझे समझ में आ गया चक्रव्यूह क्या है, पर लेकिन जब निकलने के रास्ते की बारी है तो तब मेरी जो माँ थी उनको नींद आ गई और मेरे पापा जो उनको कहानी सुना रहे थे कैसे घुसना है चक्रव्यूह के अंदर, कैसे निकलना है। तो इसलिए घुसने का रास्ता तो मुझे पता है कि मैं इसको तोड़ता चला जाऊंगा, पर लेकिन निकलने का रास्ता मुझे वहां से नहीं मालूम है। तो इसी तरीके से लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी काम करो उसको इस तरीके से करो कि आप लोग कम से कम ये बोल सके यार ये काम तो मेरे हाथ से नहीं जाएगा, इसमें तो मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो फिर जिंदगी जीने में आप लोगों को देखिए कितना मजा आएगा। वो चीजें आप लोग फील कर सकते हैं, कोई आप लोग एक्सप्लेन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पर लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, दिल्ली में किसान ट्रैक्टर जो रैली हुई उसमें हिंसा हुई, तो उसके चलते काफी एक बुरी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में देखने को मिली, और वो भी गणतंत्र दिवस के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं जब किसी के घर में लड़ाई होती है तो दूसरे ताली बजाते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए। एक तो पॉइंट ये है कि जो बात की जा रही थी यहाँ पर खालिस्तान फ्लैग जो है वो यहां पर फहराया गया, जो यहां पर लाल किले के ऊपर। तो देखिए वो मैं नहीं बोल रहा था कि वो खालिस्तान का जो फ्लैग है वो वहां पर फहराया गया है। मैं पाकिस्तानी मीडिया का एक कमेंट पढ़कर आप लोगों को सुना रहा था। कई सारे बच्चे बोले सर आपने बोला खालिस्तानी फ्लैग था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं आप लोगों को वहां पर पढ़कर बता रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से हमको डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, हमारी इमेज कैसे खराब करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक तो वो कमेंट था। दूसरे यहां पर बोला, मैंने ये बोला कि जो उपद्रवी थे वो यहां पर इस तरीके से ये फ्लैग लेकर घूम रहे थे। तो मेरा बोलने का पर्पज वहां पर यह था कि जहां जहां पर भी जो ट्रैक्टर को गलत तरीके से यूज किया जा रहा था, जो उपद्रव मचाए जा रहे थे, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था। मैं बस वो बोलना चाह रहा था। ठीक है, जिन जिन के हाथ में तिरंगा था वो शांत तरीके से अपनी रैली को लेकर चल रहे थे। यार जो लोग 2 महीने से शांति में बैठे हुए हैं, जो लोग इतनी कड़ाके की बारिश, इतनी कड़ाके की जो ठंड वहां पर हुई उसको झेल गए, तो ये एक तरीके से आप लोग उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने हरकतें की है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा था कि जो इसके बीच में किसी ने जो गलत तरीके के आदमी आकर घुसे, जिन्होंने इन चीजों को बदनाम करने की कोशिश की। जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है, जो मैं भी यहां पर बोल रहा हूं, पर वीडियो के अंदर 2 पॉइंट जो मैंने बोले वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कई सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने वो इस तरीके से शब्द बोले। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी किसान तिरंगा लेके नहीं था वहां पर, बहुत सारे का मैक्सिमम किसान तिरंगा लेकर थे। कुछ ही किसान ऐसे थे जो दूसरा कोई फ्लैग लिए हुए थे, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को वहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसको गलत तरीके से मत समझिए, बोलने की जो बेसिकली इंटेंशन है वीडियो के पीछे वो समझिए। मैं ये चाह रहा था कि जो कंडीशन मैंने देखी एकदम अंदर से धक्का सा लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कम से कम ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो मेहनत की, इतने लंबे समय से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तरीके से जब चीजें आगे बढ़ रही थी, सरकार भी बातें मान रही है, ये भी एक तरीके से अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस टाइम पर ये कंडीशन काफी बुरी एक सिचुएशन क्रिएट कर गई और अपनी कंट्री की इमेज खराब करके जाती है। क्योंकि हमारी कंट्री की जो इस तरीके से इमेज बाहर निकल के आती है तो ये बोलते हैं कि यार इंडिया तो ऐसी कंट्री है। तो वो वाली चीज थोड़ी सी मुझे खर गई। तो वो चीजें थी जो मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन की थी। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय थी वो सारी मैंने आप लोगों से पूछी, काफी अच्छे आप लोगों के द्वारा कमेंट भी किए गए। तो यही रहता है एक अच्छा डिस्कशन डिबेट हो सके ताकि चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इनके आंसर फिर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे। ये जो इंटरनेशनल डे है यहाँ पर एक तरीके से यादगार डे बनाए जाते हैं, किसके लिए? जो होलोकॉस्ट देखने को मिला। ये क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर जब लोगों की जान चली जाती है, एक नरसंहार टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, उसको यहां पर ये बोला जाता है। तो 27 को यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ऐसी घटना
फ्यूचर में न देखने को मिले। देखिए कोई भी अगर ऐसा डे सेलिब्रेट करते हैं उसका बेसिक पर्पज ये है कि फिर से ये चीजें रिपीट ना हो, तो ये रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो किससे रिलेटेड है, क्या क्या चीजें, सारी डिटेल में हम लोग चीजें जानेंगे काफी अच्छे से। बात की जा रही है एक किसी पर्टिकुलर राज्य की लड़कियों के बारे में। तो क्या बातें की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर अभी रीशा RISA ये यहां पर पहना गया है, यहां पर पर्टिकुलर जो लड़कियां पहनती हैं 12 से लेकर जब 14 साल की उनकी उम्र हो जाती है, और इसको रीसा सोरमनी के नाम से इसको जानते हैं। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये इवेंट है यहां पर इस राज्य के अंदर में, और यहां पर एक फेस्टिवल है जिसके आगे पूजा लगा हुआ है। तो आप लोगों को यहां पर इस फेस्टिवल का नाम बताना है जिसके चलते सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों से राज्य का नाम पूछा जा सकता है, कहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो सारी बातें हम लोग डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। ये जो कंपनी होती है ये काफी कम कंट्रोल होता है इसके ऊपर, बैंक एक तरीके से जो सेंट्रल बैंक वगैरह है, और चीजों को आसानी से पैसा प्रोवाइड कराने की ये जनता तक कोशिश करती है। तो ये जो कंपनी है ये अलग ही पैटर्न में काम करती है थोड़ा सा, ठीक है। तो इनका फ्रेमवर्क जो है बैंकिंग के फ्रेमवर्क से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया कि इनको थोड़ा सा और टाइट करना चाहिए ताकि जो रिस्क होता है इनके खराब होने की चांसेस ज्यादा होते हैं उसको रोका जा सके। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल करने की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, ये लार्जेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव होते हैं दलदली जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट कैटेगरी में यहां पर आता है, और इसके अंदर 428 जो स्पीसीज हैं बर्ड की वो पाई जाती है, यानी कि चिड़िया की 428 स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं, और ये पब्लिकेशन किया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आगे यहां पर बात करते हैं, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अवार्ड दिए जाते हैं 26 जनवरी के ओकेजन पर। तो एक तो PTM है और दूसरा TM है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है बेसिकली। तो आप लोग को इनकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। काफी पुराने अवार्ड है, ऐसा नहीं कि पहली बार दिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर ऑनलाइन इंटरनेशनल CAS ये कास ऑनलाइन यहां पर क्या था जो कि यहां पर होस्ट किया गया। हमारी कंट्री का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वो कैपेसिटी कब तक अचीव करने की बात की जाती है। फिलहाल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो टारगेट है वो 175 गीगावाट का है। कब तक का है, 2022 तक का है। पर लेकिन ये टारगेट लग रहा है गवर्नमेंट को जल्दी अचीव कर लेंगे, तो इसको बढ़ाकर फिलहाल अभी 450 गीगावाट कर दिया है। पर लेकिन ईयर क्या रखा गया है वो आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के बारे में। तो ये है www.gallantryaward जो पोर्टल है बेसिकली यहां पर ये, तो ये .gov.in पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। ये अभी हमारी कंट्री में जो 2021 का जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया यानी कि कल, उसकी ईव यानी कि उससे पहले यहां पर इसको लॉन्च किया गया। तो किस मिनिस्ट्री यानी कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये है क्वेश्चन। तो ये सारी न्यूज में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट जो यहां पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे के बारे में। इंटरनेशनल जो डे है यहां पर ये बात की जा रही है विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट डे के बारे में। तो ये क्या है, यहां पर ये जो परलय बोलते हैं, या तो आप लोग इसे सर्वनाश बोल सकते हैं। हॉलोकॉस्ट का जो मतलब होता है नरसंहार भी आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। जब यहां पर ज्यूस को यहां पर काफी लार्ज स्केल पर मारा गया नाजी के द्वारा। हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा जर्मनी में, तो उसके द्वारा 6 मिलियन के करीब, 6 मिलियन का मतलब अगर बोलूं तो 60 लाख के करीब आप लोग बोल सकते हैं ज्यूस, और 11 मिलियन यानी कि आप लोग देखिए यहां पर 11 मिलियन दूसरे भी यहां पर ज्यूस तो मारे गए, दूसरे भी लोग यहां पर मारे गए। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 110 लाख के करीब जो लोग हैं यहां पर ये, और 60 लाख ये, तो टोटल मिलाकर 170 लाख लोग यहां पर मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिसको आज के डेट में आप लोग जर्मनी बोलते हैं। उसके अंदर जर्मनी आज की डेट में भी लोग जो हैं उस टाइम की अगर चीजों को याद करते हैं तो कांप उठते हैं। तो ये है जर्मनी। यहां पर जर्मनी में आज के डेट में भी अगर आप लोग जाएंगे सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, किसी ने मान लीजिए कहीं पर गलत तरीके से सिग्नल क्रॉस कर दिया है, फिर कोई ऐसा चीज थी इसमें पेनल्टी उसको भरनी थी, तो सेल्फ पनिशमेंट करते हैं कि अपने आप जाकर पेनल्टी भरते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जर्मनी के अंदर, ये इसलिए यहां पर कभी भी जो जर्मनी को कहीं ना कहीं जो गलत रास्ते पर चलने से हमेशा रोकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को जर्मनी से सीखना चाहिए। यानी कि अगर आज के दिन में आप लोगों ने अपना टारगेट कोई फुलफिल करना था, आप लोगों ने कोई पैटर्न फॉलो करना था अपना, और आप लोगों को लगा आप लोगों ने फुल नहीं किया, तो सेल्फ पनिश करो अपने आप को कि आज जो है इतने लंबे समय तक जो है मुझे इतने सारे गिलास पानी पीना है, इतने लंबे समय तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, या फिर मुझे और ज्यादा पढ़ना है आज। तो अपने आप को सेल्फ पनिश करना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों को कभी भी किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइड करने के लिए। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग अपने ऊपर अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दें। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ द हॉलोकॉस्ट।
तो ये यहां पर 27 जनवरी यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर जो ये ट्रेजेडी है, ये होलोकॉस्ट वाली, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में देखने को मिली। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर यहां पर ये दुर्घटना जो है वो जर्मनी के अंदर यहां पर देखने को मिली। इसकी थीम जो यहां पर रखी गई है, ये फेसिंग द आफ्टरमथ, यानी कि उसके बाद में क्या कंडीशन बनती है जब कोई ऐसा होलोकॉस्ट आता है, और वहां से रिकवर कैसे कर सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं चीजों को, ताकि अगर चीजें जो है खराब न रहे, अगर कोई ऐसी दुर्घटना, ऐसा प्रलय, ऐसा कोई विनाश आता है तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ऐसा ही विनाश फिलहाल 2020 में आप लोगों को देखने को मिला और जो अब तक कंटिन्यू चल रहा है, वो है कोरोना वायरस। उसने भी काफी लार्ज स्केल पर जो लोग हैं उनको मौत के घाट उतारा। तो इसके बारे में भी आप लोग एक आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहां पर जो डिस्कस करूंगा वो एक स्टेट न्यूज है। स्टेट न्यूज में जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा को अगर आप लोग देखिए तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है त्रिपुरा, ये मैक्सिमम जो चारों साइड से घिरे हुए है, ये घिरे हुए है बंगाल, जो घिरा है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और हमारी कंट्री में मिजोरम और इसी के साथ में आसाम के साथ में टच करता है, 2 राज्य को ओनली। ओके, तो ये जो राज्य है, इसमें यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है बिप्लब देव साहब के द्वारा यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जो रेसा करके यहाँ पर जो इनका कपड़ा है उसको पहनने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको समर्थन कर सके। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अरविंद केजरीवाल साहब का मफरल है, मोदी जी का आधी बाहों वाला कुर्ता है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। गांधी जी की धोती आप लोग याद रखते हैं। तो एक तरीके से मैं आप लोगों को जस्ट एज ए उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर बिप्लब देव साहब के द्वारा अपने लोकल एरिया का जो रेशा है उसको सपोर्ट करने के लिए, टेक्सटाइल को इसको नेशनल लेवल पर इंपोर्टेंस दिलाने के लिए ये सारी चीजें यूज की जा रही है। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? यह बिप्लब कुमार देव। अगर बात करें यहां पर, ये एक तरीके से ये आप लोग प्रथात्मक चीजों को देख सकते हैं। जैसे कस्टम नहीं होता है, कोई कस्टम रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, तो ये एक तरीके से प्रथा के तौर पर जो हाथों से बुना हुआ ये क्लोथ जो होता है, ये इंडिजिनस जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसको यहां पर यूज करती है। जो रीसा है यहां पर, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे स्टोल नहीं होता है, ठीक है, हेड गियर या फिर स्टोल जो होता है फीमेल का जो अपर क्लोथ होता है, यानी कि जिस तरीके से फीमेल जो पहनती है उसके बारे में बात की जा रही है। ये अभी मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं, अभी आप लोगों को 2 और बताऊंगा, तो 3 है जो पूरा कपड़ा कंप्लीट करते हैं। ये अभी रीसा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल डिजाइन रीसा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो सोशल जो यूटिलिटी होती है उसमें भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खासकर जो यंग लड़के हैं त्रिपुरा के अंदर, तो 12 से लेकर 14 साल की एज में जब वो पहुंचती हैं तो रीसा सोरमनी के नाम से यहां पर ये बेसिकली इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें इनको ये पहनना होता है। तो एक तरीके से ये लोकल एरिया पर काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, ये है गरिया पूजा। ठीक है, तो GARIA, तो गरिया पूजा करके यहां पर जो ये यहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके चलते जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी यहां पर इसको यूज करती है। हेड जो होते हैं वो इसको एज ए टर्बन यानी कि पगड़ी के तौर पर पहनते हैं, और शादियों में भी और फेस्टिवल्स में भी यहां पर इसको यूज किया जाता है मेल कम्युनिटी के द्वारा भी। तो ये मैंने आप लोगों को बात की रीसा के बारे में। ठीक है, अभी यहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली जो रीसा है ये वन ऑफ द 3 पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक रीसा है, बाकी के 2 और कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये है यहां पर रागनई। ठीक है, ये है आपके यहां पर RIGNAI, और दूसरा यहां पर ये है रिकुटू। तो रागनई रिकुटू यानी कि ट्रिपल R आप लोग बोल सकते हैं। पहला हो गया रीसा, दूसरा हो गया रागनई, और तीसरा हो गया रिकुटू। जो रागनई है यहां पर, ये जो लोअर पार्ट होता है बॉडी में उसमें इसको पहना जाता है, जिसको नॉर्मली जो नीचे जो बॉडी के पार्ट का जो नीचे पोर्शन होता है उसमें इसको पहना जाता है। तो ये इसको आप लोग रागनी बोलते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं इसे नीचे यहां पर ये पहना हुआ है, तो इसको आप लोग रागनी की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात करूं तो ये बात की जा रही है यहां पर रितुकु जो है यहां पर ये कवर करता है ऊपर का बॉडी का पोर्शन। ठीक है, तो रितुकु कवर करता है ऊपर का बॉडी का पोर्शन यहां पर, जिसको चुनरी के तौर पर भी आप लोग बोल सकते हैं, फिर पल्लू एक तरीके से, या न्यूली जो मैरिड वुमेन होती हैं वो यहां पर अपने सर को कवर करने के लिए इसको यूज करती हैं, तो इसको बोलते हैं रितुकु। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से जैसे आप लोगों को बोलूं, ऊपर जैसे कमीज पहन ली, नीचे सलवार पहन लिया और सर पर कोई कपड़ा रख लिया, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो जो कमीज हो गई तो मैंने अभी आप लोगों को बताया रीसा। ठीक है, नीचे सलवार जो हो गई वो हो गया रागन, ये हो गया रागनी। ठीक है, और ये रितुकु हो गया सर पर जो पल्लू हो गया। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो इस तरीके के कपड़े यहां पर यूज किए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से यहां पर न्यूज में है अभी, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज है, पर लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, पर लेकिन एक अलग तरीके की न्यूज है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन साहब, ये 46वें प्रेसिडेंट बने, तो इनकी जो साइकिल है जो यूज करते हैं एक्सरसाइज के लिए, आप लोग भी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जिंदगी में अपना पार्ट बना सकते हैं इसको। ये साइकिल जो है इसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसको यहाँ पर काफी अच्छे से टेस्ट किया गया। इसको जब यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इसको लाया गया, इसको व्हाइट हाउस नॉर्मली बुलाया जाता है, तब इसको परमिट किया गया। ये जो साइकिल है यहाँ पर ये है पेलोटोन कंपनी। ये ऐसी साइकिल यूएसए में काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। इस साइकिल के ऊपर कैमरा, माइक्रोफोन, टैबलेट वगैरह ये सारी चीजें अटैच की जा सकती हैं। अगर किसी को लगता है एक्सरसाइज करते करते अपनी मीटिंग वगैरह या कोई वो चीजें कंप्लीट करनी है तो वो इसको कर सकता है। इसकी जो कीमत होती है लगभग $2,500 या फिर 1.8 लाख रुपीस के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कार्बन, स्टील और एल्यूमिनियम की बनी होती है। लगभग 60 किलोग्राम की ये साइकिल होती है। तो ये जो साइकिल है इससे आप लोग यहां पर देखते हैं, इसके ऊपर सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यूजर जो है उसको रिक्वायर कर सकते हैं एक तरीके से पे कर यहां पर 39 अराउंड, या फिर आप लोग बोलते हैं $2,895 एक तरीके से लाइव जो पेलोटोन जो लाइव या फिर नॉन डिमांड जो क्लासेस होते हैं उसके लिए यहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और यूएसए के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर यूज की जाती है। तो पेलोटोन बाइक जो है यहाँ पर पेलोटोन नाम से आप लोगों से पूछेंगे, बोलेंगे क्या है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है, तो यहाँ पर कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई रडार नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई गन नहीं है। ये एक एक्सरसाइज करने वाली साइकिल है जो कि आप लोग भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अगर ढंग से आप लोग चाहें अपने आप को हेल्दी रखना तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा कुछ नहीं, हल्का सा आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं प्लेस इन न्यूज के बारे में। इंपॉर्टेंट भी न्यूज है और इंटरेस्टिंग भी है। बात की जा रही है सुंदरबन एरिया के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब यहां पर बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा और जो गंगा रिवर मिलती है, आकर यहां पर आगे चलकर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आखिर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा गया है? ये बांग्लादेश और इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री का जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है, ये खासकर ये वाला एरिया, बांग्लादेश में ज्यादा बड़ा पोर्शन है, हमारी कंट्री में कम है। तो ये सुंदरबन वाला जो डेल्टा है ये कहां पर है? ये बे ऑफ बंगाल के अंदर में है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये सुंदरी नाम का ट्री पाया जाता है, जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। तो हमारी कंट्री में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अभी एक स्टडी की गई, इसमें बोला गया कि सुंदरबन डेल्टा में काफी लार्ज स्केल पर बर्ड की जातियां पाई जाती हैं, लगभग 428 इनके द्वारा ये बोला गया। अगर बात करें तो इनके द्वारा क्या क्या बातें बोली गई कि सुंदरबन जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ठीक है, उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन रिलीज की गई। और डॉक्यूमेंट ओनली यहां पर क्या कर रहा है, ये एवियन जो फ्यूना है, पर्टिकुलर एरिया में जो बर्ड्स वगैरह पाई जाती हैं उसके बारे में बात की जाती है, उसी को कवर नहीं कर रहा है ये। और भी कई सारी कॉम्प्रिहेंसिव फोटोग्राफी जो है यहां पर ये प्रोवाइड करा है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। साइंटिस्ट का मानना यह है कि 428 के करीब जो बर्ड लिस्टेड है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारी ऐसी है जो रेयर स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मास्क जो फिन फुट है, इसी के साथ में जो बफी फिश ऑल है, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। 9 आउट ऑफ जो 12 ये किंग फिशर की जो जाति है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। जो गोलित हीरोइन और इसी के साथ में स्पून बेल्ड जो सैंड पाइपर है ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी रेयर स्पीसीज है। यानी कि ये जो सुंदरबन का डेल्टा है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देखते हैं। इंडियन जो सुंदरबन डेल्टा है ये लगभग 4200 स्क्वायर किलोमीटर करीब यहां पर फैला हुआ है। सुंदरबन टाइगर जो है वो इसका एक पार्ट है जो कि लगभग 2500 यानी कि 2585 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 96 जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी प्रस्तुत किया गया था ना लास्ट सेंसस 2020 में। हालांकि ये लास्ट नहीं था, 2020 में सेंसस था, 2018 में बेसिकली 20 में इसको लाया गया था। ठीक है, 2018 तक का डेटा इकट्ठा किया गया। तो टाइगर सेंसस के बारे में अगर बात करूं, पहला सेंसस 2006 में आया, दूसरा 2010 में, तीसरा 2014 में और फिर आया 2018 में। तो हर 4 साल में आप लोगों को एक सेंसस देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर 526 के करीब टाइगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। कर्नाटक दूसरे नंबर पर 524, उत्तराखंड है यहाँ पर 442। तो इस तरीके से 3 टॉप तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे टॉप पर है अगर पूछे आप लोगों से कोई, तो वो है आसाम। तो इसके बारे में ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन होगी। बाकी अगर बात करें तो हेरिटेज साइट और रामसर साइट, ए वेटलैंड साइट डिजाइन जो है इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की, वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 1300 के करीब स्पीसीज है बर्ड की। अगर बात करें तो 428 के करीब जो स्पीसीज है बर्ड की वो ओनली सुंदरबन में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हर जो 3 स्पीसीज में से अगर एक स्पीसीज की बात करें तो आप लोगों को सुंदरबन में देखने को मिल जाएगी। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और छोटा सा पॉइंट, जब इतनी बात हो गई तो थोड़ा सा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यह फाउंड किया गया था 1916 में।
यानी कि जब महात्मा गांधी जी हमारी कंट्री में वापस आए थे, अपनी कंट्री में, तब उससे 1 साल बाद 1915 में वापस आए थे ना साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, अगर बात करूं आज के दिन में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट न्यूज। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये बात की जा रही है डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में न्यूज है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बात की जा रही है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जो कोस्टल एरिया की जो सिक्योरिटी करती है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कितने राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों को उदाहरण दूं, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो टोटल कितने राज्य आते हैं कोस्टल एरिया में, अब तो याद हो गया होगा। चलिए एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, याद कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट जो यहाँ पर तटरक्षक मेडल है, एक तो ये दिया जाता है जिसको PTM आप लोग बोलते हैं, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, ठीक है। दूसरा रहता है यहाँ पर तटरक्षक मेडल, ठीक है। तो ये मेडल यहां पर दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो जो बेसिकली रिपब्लिक डे के ओकेजन पे यहां पर ये दिए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार दिया रहे हैं, 1990 से यहां पर इनको स्टार्ट किया गया था, 26 जनवरी ऑनवर्ड। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोस्ट गार्ड जो है बेसिकली हमारी कंट्री में इंडियन कोस्टल एरिया की जो सिक्योरिटी करती है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनकी ब्रेवरी या फिर जो भी उन्होंने कुछ डिफरेंट काम किया है, उसके लिए ये अवार्ड यहां पर दिए जाते हैं। एक छोटी सी और बात मैं आप लोगों से यहां पर बोलना चाहता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, कई सारी टर्म रहती हैं, मैं क्या करता हूं, जैसे कल मैंने एक टर्म पढ़ी थी, वहां पर लिखा हुआ था सादर प्रणाम, ठीक है। तो मैंने उसको क्या पढ़ा, सरदार, ठीक है। तो सरदार बोला, फिर मैंने बोला मैं कबीले का सरदार बन गया हूं। तो ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये बेसिकली इसलिए मैं करता हूं ताकि आप लोग का जो मूड है वो थोड़ा सा लाइट रहे, ठीक है। वो नहीं कहते कि कभी कभी छोटी मोटी गलतियां कर लेनी चाहिए, वो कुछ दाग अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग पढ़ते रहते हैं तो मूड लाइट करने के लिए कई बार ऐसी हरकतें मैं करता हूं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोग इस तरीके से, ताकि आप लोग का जो माइंड है वो हल्का बना रहे, ठीक है। तो वो सादर था, मैंने उसको सरदार पढ़ा ताकि आप लोगों के माइंड थोड़ी सी एक चेहरे पर हंसी आए थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला ना कबीले का सरदार, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग थोड़ा सा लाइट मूड में चीजों को पढ़ते रहें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हाँ कई बार ऐसी भी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर वो गलती होती है वो तुरंत आप लोग मुझे बताइए। ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं आप लोगों को हंसाने के लिए होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं, मैंने कोई टर्म गलत बोली है या फिर आप लोगों से कोई नंबर मैंने गलत बोल दिया है, तो उसको आप लोग बताइए। बाकी अगर पीपीटी में सही लिखा हुआ है, पीपीटी में भी गलत लिखा हुआ है और मैंने भी गलत बोल दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी में मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, पीपीटी में सही लिखा हुआ था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ के बारे में क्या बात की जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंट्री में जो हर्षवर्धन है, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा यहां पर जो डिकेडल ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि 10 साल का सेलिब्रेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर जो डिजीज इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च है, यानी कि ICMR एंड NCDIR, तो कहां पर ये लोकेटेड है, ये है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहां पर है, ये बेंगलुरु है यहां पर कर्नाटका की कैपिटल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ये लोकेटेड है। इस ओकेजन पर इनके द्वारा क्या किया गया, टेली मेडिसिन को बेसिकली फ्रेमवर्क में लाने की बात की गई प्रॉपर वे में, जो कैंसर और डायबिटीज के लिए। टेली मेडिसिन को अगर मैं आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो क्या बोलेंगे कि मोबाइल को मेडिसिन के साथ में मिक्स कर दो, तो ये टेली मेडिसिन हो गई। यानी कि आप लोग मोबाइल पर ही सारी इंफॉर्मेशन ले लो। किसी से कंसल्ट करना है, भाई साहब अब कंसल्ट करना है, ये बीमारी हो रखी है, टेली मेडिसिन यानी कि टेली कंसल्टेशन हो गया। टेली मॉनिटरिंग हो गया, किसी की देखरेख करनी है ऑनलाइन कि हाँ भैया ये काम सही कर रहा है, दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। इसी के साथ में जो टेली ट्रेज हो गया, ठीक है, ट्राइएज, इसी के साथ में जो इंटीग्रेट किया जाता है बेसिकली केयर मॉडल की फैसिलिटी के लिए। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, दो तरीके की डिजीज भी आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। एक तो होती है कम्युनिकेबल, जैसे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज में आप लोग बोल सकते हैं। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, अगर मान लीजिए मुझे कैंसर की बीमारी है तो वो आप लोगों को नहीं लगेगी, ये मेरे ही बॉडी में रहने वाली है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। पर लेकिन अगर मुझे टीबी हो गई है वो तुरंत आप लोगों को लग जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी के टच में आप लोग आते हैं, किसी की बॉडी का कोई फ्लूइड है या फिर उसकी जो एक तरीके से जैसे लार सलाइवा वगैरह हो गया, या उसकी बॉडी से ट्रांस जो एक तरीके से ब्लड निकालकर आप लोगों की बॉडी में गया, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जो कि काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में इंपैक्ट डालती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। तो कई लेवल पर यहां पर काम करते हैं, मल्टी लेवल पर प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। पहले तो प्रिवेंट करो, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आधे से ज्यादा बीमारी तो
इससे बच जाएंगी। अगर फिर प्रिवेंट नहीं होगी, बीमारी होगी, तो फिर उसका सोल्यूशन निकालो। बीमारी की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है, उनको रिहेबिलिट करो भैया, सुरक्षा करो उनके लिए। तो इस तरीके से प्राइमरी से लेकर टर्सरी जो सेक्टर है उस तक ये फायदा पहुंचाती है। तो इस तरीके से नेशनल जो टेली कंसल्टेशन जो नेटवर्क है और अदर सिमिलर जो प्लेटफॉर्म है उनको एक जगह इकट्ठा लाकर काम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके, अच्छे लेवल पर हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो उसके चलते ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज बन जाती है। ओके, आगे बात करते हैं यहां पर इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट जब तक सही है तब तक सब चीजें सही है। अगर इन्वायरमेंट बिगड़ना स्टार्ट हो गया ना तो फिर जिंदगी बिगड़ जाएगी। आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकले थे, तो अभी यहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से एंट्री कर रहे हैं जो बाइडन। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है क्लाइमेट एडेप्शन समिट के बारे में। क्लाइमेट एडेप्शन समिट यानी कि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसको अडेप्ट करो और ताकि सिचुएशन को सुधार सको, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड जिसको पहले हॉलैंड भी आप लोग बोलते थे, इसके द्वारा यहां पर जो क्लाइमेट एडेप्शन समिट है वो ऑनलाइन यहां पर ये होस्ट की गई। पहले तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा, किसके द्वारा होस्ट की गई, यहां पर नीदरलैंड के द्वारा होस्ट की गई है। नीदरलैंड को भी मैप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बेसिकली नया इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए, अगर कोई भी काम करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कल को मैं एक कोई ऐसा हॉस्टल बनाने लगूं कि बच्चों को वहां पर, खासकर वो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को रखूं वहां पर और उनको पढ़ाऊं वहां पर, उनको किताबें प्रोवाइड करूं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करूं, अगर कुछ ऐसा मैं करने लगूं तो मुझे कम से कम पैसे चाहिए वहां पर कि कम से कम रूम बनाए जा सके, बेड वगैरह लगाए जा सके, वहां पर बच्चों को खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो यहां पर क्या होता है इस तरीके से कि यहां पर एक तरीके से जैसे एक तो हो गई साइड में अमीर कंट्री हो गई, ठीक है, जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, एक गरीब कंट्री हो गई जिनके पास में पैसा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगी, जो अमीर कंट्री है वो पैसा देंगी ताकि गरीब कंट्री में इसको यूटिलाइज किया जा सके इन्वायरमेंट को सॉल्यूशन करने के लिए। ऐसे जैसे मान लीजिए जो अमीर बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ठीक ठाक कमाते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनसे पैसा लेकर इन बच्चों के लिए पैसे को यूज किया जा सके। जो बच्चे यहां पर पैसा नहीं दे पाते, झुग्गी झोपड़ी वाले का किसी बच्चा है या फिर कोई रिक्शे वाले का बच्चा है जो काफी गरीब कंडीशन दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो ये बेसिकली तरीका यहां पर खोजा जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इन्वायरमेंट में आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये ऐसा ही होता है, गिव एंड टेक वाला फंडा होता है, एक साइड से पैसा आएगा दूसरी साइड में आएगा। गवर्नमेंट भी ऐसे करती है, टैक्स इकट्ठा करती है आप लोगों से, वो फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कहीं एजुकेशन, कहीं हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कराती है, कहीं रोड बनाती है। तो गवर्नमेंट थोड़ी ना अलादीन का चिराग लिए बैठी है कि पैसा घसते ही पैसा निकल जाएगा, आप लोगों से ही लेती है और आप लोगों को ही दे देती है। बीच में अपने मजे ले लेते हैं जो भी उनका चलता है, जो करप्शन वगैरह जो दुनियादारी देखने को मिलती है, तो वो एक अलग चीज है, पर लेकिन बेसिकली फंडा ही चलता है। तो नया इन्वेस्टमेंट आ सके उसके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि जो फ्रेमवर्क लाया जा सके क्लाइमेट में। खासकर एक सबसे बुरी बात क्या है, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एग्रीकल्चर पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया, पता चला उस टेम्परेचर में जो क्रॉप उगाई जाती थी वो क्रॉप अब नहीं उगेगी, तो फूड के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा बोला गया कि हमारा भाई साहब जो टारगेट था ना तक वो था 175 गीगावाट का, और ये था हमारा टारगेट 2022 तक का। अब हम लोग इस टारगेट को नहीं, हम लोग एक नेक्स्ट टारगेट लेने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है 450 गीगावाट का, और ओनली 8 साल और ऐड कर दो इसमें, यानी कि 8 साल और एक्स्ट्रा देना है और 2030 तक का हम लोग को अचीव करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टारगेट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, ये लाइट जो है सेव कर रही है, लाइट जो है वो प्रमोट की जा रही है, और लगभग 38 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है एनुअली हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्लाइमेट एडेप्शन जो समिट है इसके बारे में, ये यहां पर 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको भी फिर से अच्छा बनाने की बात करती है। डिग्रेडेड लैंड का मतलब क्या हो गया, आज के डेट में ह्यूज स्केल पर आप लोग क्या करते हैं, उसमें दुनिया भर के सामान उल्टे सीधे डालकर एग्रीकल्चर से वहां से खेती करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन एक टाइम पर ऐसा आएगा, इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा तो खराब हो जाएगी। कई सारी जो लैंड है वैसे ही छोड़ दी गई है, जो कि प्रॉपर एम माना जाता है कि एक तरीके से काम नहीं करेगी, बंजर हो चुकी है, उनको भी यूज करने की कोशिश की जाती है। तो रिस्टोर करने की बात की जा रही है। 26 जो मिलियन लैंड हेक्टेयर है डिग्रेडेड लैंड जो है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी यहां पर बात की जा रही है कि वी आर प्रोवाइडिंग कुकिंग फ्यूल जो है लगभग 80 मिलियन जो रूरल हाउस होल्ड है उनको, यानी कि जो 80 मिलियन जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग फ्यूल प्रोवाइड कराएंगे। 64 मिलियन के करीब जो हाउस होल्ड है उनको पाइप वाटर जो है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि उन तक पानी पहुंचाया जा सके। तो ये बात की जा रही है, नीदरलैंड के द्वारा इसको होस्ट किया गया। नीदरलैंड यहां पर कंट्री है जो जर्मनी के जस्ट पास में देखने को मिलेगी, जो मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया। एक बार और आप लोग देखते हैं ताकि इसको लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएं, जिससे कि आप लोग इसको समझ भी पाएंगे। तो यहां पर ये हो गया इंडिया, अपनी प्यारी कंट्री। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को नीदरलैंड देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बातें की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, हल्का सा आप लोगों को इसके बारे में याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट थे इसके बारे में जो याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ये गवर्नमेंट स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा गैलेंट्री अवार्ड जो पोर्टल है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है www.gallantryaward.gov.in। ये यहाँ पर जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया उसकी ईव पर इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, जो कि गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करते हैं। और नेशनल वाइड जो क्विज है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट, उनके साथ में सेल्फी, यानी कि जो पोर्टल है यहां पर एक तरीके से ऐसे बनाया जा रहा है ताकि आप लोग अगर कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए, उनके साथ में सेल्फी लेकर आप लोग यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड क्विज के बारे में बात की जा रही है। ब्राइट माइंड अक्रॉस द नेशन, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में ये चीजें और लेवल पर प्रमोट की जा सके। देखिए दो तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग आज के डेट में पेप्सी के कई सारे ऐड देखेंगे, ठीक है। पेप्सी पहले बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो बिल्कुल बर्बाद होती है, ठीक है। कई सारे लोग सिगरेट के ऐड, कई सारे लोग पान मसाला के ऐड करते हुए नजर आते हैं। आप लोग अगर उनसे पूछो कि भाई साहब आप लोग खाते हो ये, तो वो खाते उसको सूंघते भी नहीं होंगे, पर पैसा मिल रहा है इसलिए वो ऐड करते हैं और दबाकर आप लोग उनको खरीदते भी हैं, तो वो चीजें होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट वो क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर इस तरीके के जो लीडर है उनसे ऐड ना करवाकर, जो फिल्म स्टार है उनसे ऐड ना करवाकर वो क्या करती है, कुछ ऐसा तरीका ढूंढती है कि अपने आप ही ऐड हो जाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर कई बार बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में घूमने जाओ और वहां पर फोटो खींचकर लेकर आओ, उसको फेसबुक पर या इधर उधर शेयर करो, उससे क्या होगा, उससे होगा उस रीजन के बारे में और लोगों को पता चलेगा और ज्यादा घूमने जाएंगे। तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो गया बिना पैसे दिए हुए, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जनता ने अपने आप ही एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो ये पैसा बच गया गवर्नमेंट का, खासकर जो टैक्स पेयर की जो मनी है उसको ढंग से कहीं और यूज कर पाएंगे। इसको आप लोग अपनी फैमिली में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बस लेक्चर पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं आप लोग इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, वीडियो को लाइक करो या फिर आप लोग कमेंट करो, तो इससे क्या होता है, इससे ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो और ज्यादा बच्चों को यहां पर फायदा होगा, ताकि वो बच्चे जो कहीं भी पैसा देकर अपना प्रॉपर वे में अपना जो लेक्चर है या फिर अपना जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बिना पैसे के उनके पास में इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं है, तो उनको कम से कम फायदा यहां पर मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर यह भी एक तरीका प्रमोशन ही है। जब मैं आप लोगों को बोलता हूं ना शेयर कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों को बोलता हूं इसको प्रमोट कर दो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दूसरों तक इसको पहुंचा दो। इसका बेसिक पर्पज ये होता है ताकि और ज्यादा बच्चे इसको देख सकें और ज्यादा बच्चों को पता चल सके। वरना पता चला मैं भी शाहरुख खान को बोल रहा हूं यार मेरी वीडियो का ऐड कर दो, शाहरुख खान बोलेगा दे दो भाई 1 करोड़ रुपए, तो ये ऐसे कंडीशन थोड़ी ना है कि 1 करोड़ रुपए कहां से लेकर आऊं शाहरुख खान को ऐड कराने के लिए। तो मेरे लिए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन आप लोग ही हैं, आप लोग ही इनको प्रमोट कीजिए अच्छे से, चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो। गलत चीजें कभी प्रमोट मत करो, जैसे ये हीरो हैं, कई सारे एक्टर हैं गलत चीजें प्रमोट करते हैं, वो आप लोग कभी प्रमोट नहीं करते हैं। जिस वीडियो में आप लोगों को लगता है मैंने कुछ गलत काम किया है, वीडियो में आप लोगों को लगता है यार ये शेयर करने लायक नहीं है, कभी भी उसको शेयर मत करो। आप लोगों की इतना तो कम से कम चीजें समझने की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो चुकी है कि आप लोग सही और गलत में भेद जान सको, ठीक है। तो 26 जनवरी 2021 से ये चलेगा और 26 फरवरी 2021 तक ये पहुंचने वाला है, यानी कि लगभग 1 महीना पूरा चलने वाला है। तो सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स के बारे में बात की जा रही है। एनकरेज किया जा रहा है सिटीजन को कि क्लिक करें जो सेल्फी इमेज होती है, जो खासकर वॉर मेमोरियल में जाएं, म्यूनिमेंट में जाएं, उनके साथ में भी यहां पर अपनी सेल्फी खींचे और फिर उसको शेयर करें। तो इससे क्या होगा, पूरा देश उनके बारे में जानेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में। तो अवार्ड्स के बारे में क्या क्या बात की जा रही है तो एक एक कर यहां पर समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर अभी 119 पद्म अवार्ड हमारी कंट्री के लिए। तो ये जो पद्म अवार्ड है इसमें से एक ड्यूओ केस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ड्यूओ केस ये अवार्ड जो होता है ये एक तरीके से काउंट एक किया जाता है पर 2 लोगों को मिलता है, तो एक ऐसा भी अवार्ड है यहाँ पर। ये तो टोटल 119 है यहाँ पर। जब पद्म मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें आप लोगों को पद्म विभूषण देखने को मिलेगा, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न जो होता है हमारी कंट्री में वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में आता है, और ये जो होते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये मिड कैटेगरी में आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। यानी कि भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा है, पद्म भूषण उसके बाद में पद्म विभूषण उसके बाद में पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो टोटल मिलाकर 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण दिए गए हैं और 102 पद्मश्री दिए गए हैं। तो इसके चलते 29 जो वुमेन है यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, 10% जो है ये फॉरेन या फिर एनआरआई, पीआईओ या फिर ओसीआई कैटेगरी में आते हैं। 16 ऐसे जिनको पोस्टमसली दिया गया है, यानी कि जिनकी जान चली गई है उसके बाद उनको मिला है, और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आप लोगों से यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये अवार्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो इस अवार्ड के बारे में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों से बात करूं, पद्म भूषण जो होता है ये एक्सेप्शनल और कोई डिस्टिंग्विश सर्विस अगर प्रोवाइड कराते हैं तो उसको दिया जाता है। पद्म भूषण जो होता है ये फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए जाता है, यानी कि एक्सेप्शनल नहीं बस डिस्टिंग्विश होना चाहिए। और ये जो है यहाँ पर
हायर ऑर्डर की कैटेगरी में आता है, सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। और पद्म श्री जो है यहाँ पर ये है डिस्टिंग्विश अगर सर्विस है इन एनी फील्ड, ठीक है। तो पद्म श्री जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर किस धर्म से आ रहा है, किस रेस से है, किस सेक्स है, यानी कि मेल है फीमेल है, वो सारा कोई भी चीजें काउंट नहीं की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है याद रखने लायक वो ये है कि आप लोग अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप लोगों को ये अवार्ड नहीं मिलेगा। ओनली एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट, यानी कि अगर डॉक्टर और साइंटिस्ट छोड़कर अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोग हैं तो ये अवार्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर आईएफएस हैं तो जब आप लोग रिटायर हो जाओगे तो तब आप लोगों को ये अवार्ड देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। डायरेक्ट अवार्ड जो है अनाउंस किए जाते हैं यहाँ पर जो रिपब्लिक डे है उससे पहले, ठीक है। एवरी रिपब्लिक डे जो है उसके पास में इसको बेसिकली एक तरीके से अनाउंस किया जाता है। और फिर ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये अप्रैल से लेके मार्च के महीने में दिए जाते हैं आगे चलने के बाद में, ठीक है। इसी के साथ में अवार्ड में आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भी अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। सेल्फ नॉमिनेशन की कैटेगरी होती है इसमें, अपने आप को आप लोग खुद नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी कि किसी आप लोगों को लगता है कि ये काम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है तो आप लोग भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। पद्म जो अवार्ड है यहाँ पर ये पद्म अवार्ड जो कमेटी है यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इसको बेसिकली ये हेडेड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर साल। यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो कमेटी बनाएंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर इस कमेटी को चेयर करेंगे। पीएम जो है यहाँ पर और इसी के साथ में जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट से इसको अप्रूवल मिलेगा। और फिर ये जो सेरेमनी है स्टेट फंक्शन या कहीं पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, जो ये आप लोगों को मेडल वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह जो प्रेजेंट किया जाता है। पर लेकिन आप लोग ऐसे नहीं लगा सकते कि पद्म श्री वीर तालियान, ऐसा नहीं। आप लोग इसको सफिक्स या फिर वीर तालियान पद्मश्री ऐसे आप लोग, या पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर तालियान ऐसे आप लोग इनको यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो आर्टिकल 18 जो है संविधान के अंदर में वो इन चीजों को रोकता है। जैसे पहले था कि पहले उपाधि दे दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो उपाधियां जो थी हम लोग कहीं ना कहीं डिवाइड करके रखती थी, तो उसको साइड में रखने की कोशिश की जा रही है। टोटल नंबर जो अवार्डी है यहाँ पर इस ईयर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग पोस्टमसली, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये आप लोगों को बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो अवार्डी हैं वो इन द ईयर, ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो नोट यहाँ पर शुड नोट बी मोर देन 120, यानी कि 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब की बार कितने 119 है यहाँ पर ये, ओके। इसी के साथ में अगर बात करें नॉर्मली ये रहता है कि पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत इसको न दिया जाए, पर फिर भी कोई डिजर्विंग अगर केस ऐसा निकल कर आता है तो मरणोपरांत भी इसको दे दिया जाता है। कैटेगरी जो पद्म अवार्ड की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये ओनली एक बार अगर आप लोग को मिल गया तो 5 साल के बाद फिर दूसरा मिलेगा। पर लेकिन अगर कोई हाई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो फिर उसको भी आप लोग रिलैक्स कर देते हैं, यानी कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है उसके लिए इसको भी डिसाइड कर लिया जाता है, ऊपर नीचे कर लिया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पद्म विभूषण 7 मिले। शिंजो एबे जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोगों को पता है आज के डेट में अगर बात करें जो भी वर्ल्ड अफेयर में क्वाड कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करिए, क्वाड के साथ में जो रिलेशन हमारे आगे बढ़ाएंगे वो शिंजो एबे साहब के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है एसपी बाला सुब्रमण्यम, तो आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया, तमिलनाडु से ये निकल कर आते हैं और यहां पर पोस्टमसली इनको दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर बेले मुनप्पा, ये है हेगडे, ठीक है, इनको दिया गया मेडिसिन के फील्ड में, तो ये कर्नाटका से निकल कर आते हैं। श्री नरेंद्र सिंह कांपने, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से निकलकर आते हैं। इसी के साथ में यहां पर मौलाना वाहिदुद्दीन खान, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री में, जिनके द्वारा हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी को एक साथ मिलाकर रखने की कोशिश की जाती है, तो ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बीबी लाल जो है यहाँ पर ये यहाँ पर आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ पर ये दिल्ली से हैं। इसी के साथ में श्री सुदर्शन साहो, ये आर्ट के फील्ड की कैटेगरी में है, तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो कम से कम सातों के सातों पद्म विभूषण आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी पद्म विभूषण 10 है, हल्का सा इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये यहाँ पर एक तो तरुण गोगोई आप लोग याद रखेगा, कांग्रेस के नेता थे पर लेकिन बीजेपी के टाइम पर इनको दिया गया, तो काफी इंपोर्टेंट है। इसी के साथ में पोस्टमसली राम विलास पासवान, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर केशु भाई पटेल, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कालबे सिद्दीकी, ठीक है। तो कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मरणोपरांत भी यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं। सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर में दिया गया, हमारी कंट्री की फॉर्मर स्पीकर भी रह चुकी हैं, तो याद रखेगा ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये है टोटल जो अवार्ड की कैटेगरी। बाकी जो पद्मश्री है वो काफी लार्ज स्केल पर है, आप लोगों को पता है, तो 119 दिए गए हैं, तो इनको आप लोग 17 को निकाल दीजिए, बाकी सारे पद्मश्री हैं। तो इस तरीके से 102 अवार्ड को आप लोगों को याद नहीं करना है, बस हाँ संख्या याद रखिएगा। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन अवार्ड के बारे में दे दिया। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होगा, ठीक है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से क्या क्या पूछे थे। मैंने पूछा था नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से जो राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो ऊपर गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम से नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं। बाकी गुजरात हो गया 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, ये वेस्ट बंगाल जो हो गया ये 6 हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर कौन है, फिर है यहां पर 2 ये, तो टोटल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए यहां पर। ये है दीपक जैन के द्वारा जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सारी इनके द्वारा लिखी गई, किस किस से होकर गुजरती है। भारत बायोटेक जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो भारत बायोटेक जो लोकेटेड है यहां पर, ये कहां पर है, हमारी कंट्री में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो ये आप लोगों से चीजें पूछी गई थी। अगर मैं हेल्थ के बारे में आप लोगों से बात करूं, हेल्थ किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, और एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखी, और मॉर्निंग में जो उठ रहे हैं उनको सैल्यूट है यार, जिस तरीके से इतनी सर्दी में आप लोग चीजों को उठकर देख रहे हो। डेली मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। ये है यहां पर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना जो बाइडेन की जो साइकिल है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर त्रिपुरा के बारे में, इनसे रिलेटेड कई सारी चीजें देखी, क्या रेसा है, क्या यहां पर रागनी है, ये सारी, क्या यहां पर रिकुटू, तो ये है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। एग्जैक्ट लोकेशन भी यहां पर हम लोगों ने देखी। तो इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा हाँ, एक छोटी सी न्यूज आप लोगों की रह गई यहाँ पर, ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि इसके ऊपर थोड़ा सा इसको टाइट किया जाए। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, यानी कि ये बैंक की तरीके से काम नहीं करती है, एक तरीके से बैंक मतलब बैंक की कैटेगरी में नहीं आती है, पर बैंक की तरीके से हल्का सा काम करती है, पर पूरा बैंक की तरीके से काम नहीं करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रहती है वो बेसिकली इस तरीके से है कि उनको पास में थोड़ी सी पावर ज्यादा रहती है पैसे को लेंड करने के लिए, उनको ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है जैसे नॉर्मली बैंक के ऊपर होता है। तो इसके चलते डिस्कशन पेपर यहां पर निकल कर आया जिसमें बोला गया कि 4 लेयर जो होती है यहां पर, बेस लेयर बोला गया, मिडिल लेयर बोला गया, अपर लेयर बोला गया, टॉप लेयर बोला गया। तो इस बेस पर यहां पर इनको डिवाइड किया जाएगा और उसके बेस पर फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके रिस्क को देखा जाएगा। तो जो बेस लेवल हो गया यहां पर, जैसे बोला गया ना, सबसे नीचे क्या हो गया यहां पर, सबसे नीचे हो गया यहां पर, ये बेसिकली ये हो गया सबसे नीचे बेस लेयर, फिर हो गया मिडिल लेयर, फिर हो गया अपर लेयर और फिर हो गया टॉप लेयर। तो बेस लेयर को सबसे कम एक तरीके से टाइट रखा जाएगा, फिर इसको उससे ज्यादा टाइट, उसको उससे ज्यादा टाइट, यानी कि जो बेस वाला टाइट होगा वो ऊपर वाले का टाइट होगा, पर ऊपर वाले में और भी एक्स्ट्रा टाइट आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप लोग पहली क्लास में पढ़ते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरी में जाते हैं, फिर चौथी में जाते हैं, तो चौथी में जाने के बाद ही पहली क्लास का तो याद रहते हैं ना, थोड़ा ना कि वो भूल गए हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये यहां पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको थोड़ा सा टाइट करने की बात की गई है। 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो यहां पर सिस्टमेटिक जो इंपॉर्टेंस है यहां पर 500 करोड़ से बढ़ाकर उसको 1000 करोड़ कर दी गई है, रिवाइज कर दिया गया। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होती है पहले 180 दिन में आप लोग इसको काउंट करते थे, अब 90 दिन कर दिए गए, ताकि एनपीए का मतलब होता है जब किसी को पैसा देते हैं वहां से पता चला पैसा मरने वाला है तो रिटर्न नहीं आने वाला है, तो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। तो 90 दिन कर दिया गया, पहले ही 80 दिन था, ताकि अब चीजें जल्दी से कंट्रोल की जा सके। इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में जाना यहाँ पर, ये यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा वाले एरिया के बारे में जाना, डिटेल में चीजें समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की, ये इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो अवार्ड था उसके बारे में बात की। इसी के साथ में टेलीमेडिसिन के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने देखी। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट एडेप्शन समिट के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की पद्म अवार्ड के बारे में, तो डिटेल में समझा इसके बारे में, तो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया जो जो भी चीजें होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि एंजॉय किया होगा। आइए अब देख लेते हैं यहां पर क्विज। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन के बारे में बात की, जो हॉलोकॉस्ट से रिलेटेड है यहाँ पर, ये इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। कौन से राज्य के बारे में बात की हम लोगों ने, रीसा जो सेरेमनी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की कि लोकल कल्चर चीजों को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। एनबीएफसीज के ऊपर किसके द्वारा बोला गया, टाइप थोड़ा सा इसको रखना पड़ेगा। किसके एरिया के बारे में बात की जा रही है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया 428 स्पीसीज चिड़िया की पाई जाती है यहाँ पर। पीटीएम और टीएम क्या है ये आप लोग यहाँ पर बताइएगा। कास ऑनलाइन क्या है ये आप लोग को बताना है। 450 गीगावाट हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी कब तक करनी है, कौन से साल तक। रिपब्लिक डे गैलेंट्री अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की, किसके द्वारा इससे रिलेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह है इसके बारे में क्वेश्चन। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल जो कस्टम्स डे के बारे में जो स्लोगन था वो आप लोगों को बताना था। इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट की गई पॉलिसी के बारे में आप लोगों से मैंने बात की थी। सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात की तो किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर
एरिया के बारे में आप लोगों को बताना था, कहां पर यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। हिमाद्री स्टेशन जो है वो कहां पर लोकेटेड है। डीआरडीओ का SAAW क्या है यहां पर, ये कौन सा बॉन्ड बात करता है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। 2K ट्रायल क्या है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, श्रम शक्ति। तो ये थे क्वेश्चन। पहले का आंसर जो यहां पर कस्टम बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल रेजिलियंट फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन, तो ये है ICD, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिक के बारे में बात की जा रही है। आर्टिक जो है बेसिकली आर्टिक रीजन के बारे में, तो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है। गोवा में है यहां पर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिमाद्री जो है यहां पर ये नॉर्वे के अंदर है। नॉर्वे कंट्री मैंने आप लोगों को मैप में भी दिखाई थी। नॉर्वे कंट्री कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर टच करती है, ये बताइए जरा आप लोग, याद है क्या। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं जो यूज किए जाते हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए। 2K ट्रायल जो है यहां पर ये रामजी श्री निवास के द्वारा बताया गया था, ताकि क्रिकेट में यूज किया जा सके टीम की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में है यहां पर श्रम शक्ति, जो बेसिकली यहां पर ये जो लॉन्च किया गया था एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों को लगा है कि लेक्चर पसंद नहीं आया, तुरंत उसको डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया। बाकी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और यहां पर तो आप लोग जरूर कनेक्ट हो जाइए, सारी PDF सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।